हेलो, वेलकम टू एनिवेडोर। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। तो फर्स्ट टॉपिक है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि पैसे को हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों है? ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ एक्सचेंज करनी होगी तो हम उसे पैसे के बदले करते हैं। द यूज़ ऑफ मनी स्पेंस अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ। हम पैसे का यूज़ करते हैं और ये हमारी डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है पैसा, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लुक अराउंड यू एंड यू वुड ईजिली बी एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी इन एनी सिंगल डे। हम अगर आसपास देखेंगे तो हमें आसानी से दिखेगा कि हम इतने सारे ट्रांजेक्शन करते हैं जिसमें हमें पैसे की ज़रूरत होती है। ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन। तो हम कितने सारे ऐसे लेन देन करते हैं दिन में, एक दिन में, सिंगल डे में, जिसमें हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दीज? और क्या आप इन ट्रांजेक्शन की लिस्ट बना सकते हो कि आप कितनी बार पैसों का यूज़ करते हो ट्रांजेक्शन्स में? इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज़ ऑफ मनी। ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, इनमें से बहुत सारी ट्रांजेक्शन में हम जो गुड्स हैं उनको ख़रीदते हैं या बेचते हैं मनी का यूज़ करके। इन सम ऑफ दिस ट्रांजेक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज्ड विद मनी। और इन ट्रांजेक्शन्स में हम जो है सर्विसेज को भी एक्सचेंज करते हैं पैसों के बदले, यानी कि हम पैसे देते हैं और कोई सर्विस लेते हैं। फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन ऐसी भी होती है जिसमें एक्चुअली में जो पैसे है उसका ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि प्रॉमिस कर दिया जाता है कि हम आपको बाद में पैसे दे देंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये बताया मनी की इंपॉर्टेंस कि हम हर ट्रांजेक्शन में मनी का यूज़ करते हैं। हम सर्विसेज मनी के बदले एक्सचेंज करते हैं। सर्विसेज से यहाँ पर मतलब है कि जैसे मान लो हमने पैसे दिए और कोई सर्विस ली, जैसे कि रिक्शा वाला है, उसको पैसे दिए तो उसने हमें सर्विस दी, हमें पहुँचाया। या डॉक्टर है, उसने हमें सर्विस दी यानी कि दवाइयाँ दी, हमें चेक किया, हमने बदले में उसको पैसे दिए। या कोई सामान भी हम इसके मनी के बदले में ले सकते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी? और कभी आपने सोचा कि ये ट्रांजेक्शन्स पैसे में क्यों होती है? द रीज़न इज सिंपल। रीज़न सिंपल है, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। एक इंसान जिसके पास पैसा है वो कोई भी कमोडिटी या कोई भी सर्विस जो है वो ले सकता है या एक्सचेंज कर सकता है। इसीलिए जो है ट्रांजैक्शन पैसों से होती है, क्योंकि अगर किसी इंसान के पास पैसा है तो वो कोई भी कमोडिटी, कोई भी सर्विस को एक्सचेंज कर सकता है जो उसे चाहिए। Does everyone prefer to receive payments in money and then exchange the money for things that they want? इसलिए हर कोई प्रेफर करता है कि उनको जो पेमेंट है वो पैसों में मिले और फिर पैसों के बदले वो कोई भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं जो उन्हें चाहिए या खरीद सकते हैं। टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरर। अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। एक शू मैन्युफैक्चरर का केस ले लो। ही वॉन्ट्स टू सेल शूज़ इन द मार्केट एंड बाय वीट। उसको अपने जूते बेचने हैं मार्केट में और वीट खरीदना है। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज़ दैट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड फॉर मनी। जो शू मैन्युफैक्चरर है वो सबसे पहले जो अपने पैसे है उसको मनी के बदले एक्सचेंज करेगा एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट। और फिर जो उसके पास पैसे आएंगे उसको वीट से एक्सचेंज करेगा वो। ठीक है, यानी कि मान लो उसके पास ये शूज़ हैं तो वो शूज़ को पैसों के बदले एक्सचेंज करेगा। ठीक है, तो अब उसके पास आ गए पैसे। अब पैसों से वो जो है वीट खरीद लेगा, यानी कि वीट एक्सचेंज कर लेगा पैसों के बदले। तो ऐसे जो है वो अपना वीट खरीद लेगा। इमेजिन हाउ मच मोर डिफ़िकल्ट इट वुड बी इफ़ द शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज़ फॉर वीट विदाउट यूज़ ऑफ मनी। ये इमेजिन करो कि कितना मुश्किल होगा अगर शू मैन्युफैक्चरर को डायरेक्टली जो है शूज़ के बदले वीट अगर ख़रीदना होता बिना पैसों का यूज़ किए, तो कितना मुश्किल होता इसके लिए। He would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy shoe in exchange. उसकी दिक्कतें होती कि अगर जो है उसको शूज़ के बदले वीट लेना होता बिना पैसों के, तो जो है उसको क्या करना पड़ता, उसको सबसे पहले तो एक ऐसा फार्मर ढूंढना पड़ता है जो वीट ग्रो करता है। ठीक है, और उसको सिर्फ वीट ग्रो ही नहीं करना, ग्रो नहीं मतलब बेचना। अरे रुको, समझाने में कन्फ्यूजन होगी। अगर मान लो जैसे अभी यहाँ पर दिखाया है कि पैसों के बदले कितनी इजीली जो है उसने जो है जूते पैसों के बदले जो है बेचे। ठीक है, फिर पैसे आए, पैसों से उस फार्मर ने जो है वीट खरीद लिया। बट अगर उसको डायरेक्टली शूज़ के बदले वीट चाहिए होता तो उसकी क्या क्या दिक्कतें आती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल से दिया है कि अगर उसको ऐसा करना होता बिना पैसों की यूज़ के, सीधा शूज़ के बदले अगर उसे वीट चाहिए होता तो सबसे पहले एक ऐसा फार्मर ढूंढना पड़ता जो गेहूँ उगाता है, और फिर उसे ये भी मेक श्योर करना पड़ता कि जो फार्मर है
उसको सिर्फ गेहूँ बेचना ही नहीं है, उसको शूज़ भी चाहिए हो बदले में, उसको शूज़ की ज़रूरत भी हो, क्योंकि अगर बेशक वो गेहूँ बेचता होगा बट उसे शूज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी, तो फिर वो शू मैन्युफैक्चरर को जो है गेहूँ देगा ही नहीं, क्योंकि उसे शूज़ ही नहीं चाहिए होगा। इसीलिए दैट इज़ बोथ पार्टीज हैव टू एग्री सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, दिस इज़ नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और ये जो सिचुएशन है जिसमें दोनों पार्टीज़ को जो है एग्री करना पड़ता है जो भी सामान है उसको बेचने खरीदने के लिए, इसी सिचुएशन को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा सब्ज़ी वाला यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, अब इस सब्ज़ी वाले को चाहिए मान लो कपड़े। तो ये सब्ज़ी वाला क्या करेगा, अपनी सब्ज़ी को पैसों के बदले बेचेगा, मनी। तो अब इसने अपनी सब्ज़ी दे दी कस्टमर को, इसके पास आ गए क्या, पैसे। तो अब सब्ज़ी वाले के पास क्या आ गए, पैसे। अब पैसों के बदले इजीली जो सब्ज़ी वाला है वो क्लॉथ्स खरीद सकता है, तो पैसे दे के वो क्लॉथ्स ले लेगा। तो जैसे सब्ज़ी वाला है, इसको चाहिए कपड़े, तो अब इसे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि कैसे वाला कपड़े वाला ही ढूंढे, ऐसे कपड़े बेचने वाला ही ढूंढे जिसको बदले में सब्ज़ी की ज़रूरत हो, क्योंकि अगर कपड़े वाले को सब्ज़ी की ज़रूरत होगी नहीं तो वो इसे बदले में कपड़े देगा ही नहीं। तो अब इसे ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि जिसे सब्ज़ी की भी ज़रूरत हो, ठीक है, और जो है इस कपड़े वाले को मेक श्योर करना पड़ेगा कि इसे भी सब्ज़ी की ज़रूरत हो, तभी बदले में जो है इसको कपड़े दे पाए। तो इसमें दोनों पार्टीज़ को जो है एग्री करना पड़ेगा कि हाँ मैं तेरी सब्ज़ी खरीदने को तैयार हूँ, तो बदले में कपड़े दे दे, और उसको भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है तू सब्ज़ी दे दे, मैं तेरे को कपड़े दे दूंगा। तो इसी सिचुएशन को जब दोनों पार्टीज़ को एग्री करना पड़ता है, बिना पैसों के जब एक्सचेंज होता है दोनों पार्टीज़ को एग्री करना पड़ता है, ठीक है, कोई भी कमोडिटी बाय या सेल करने के लिए, इसी सिचुएशन को कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। एक पर्सन जो डिज़ायर करता है बेचने के लिए, ठीक है, तो अब आता है बार्टर सिस्टम। इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर। तो एक बार्टर सिस्टम होता है जिसमें गुड्स का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है बिना पैसे के यूज़ के। ठीक है, तो अब कहोगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी यही था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब था कि दोनों पार्टीज को एग्री करना पड़ता है, उस सिचुएशन में होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बट अगर सिर्फ जो है गुड्स के बदले जो है चीज़ एक्सचेंज हो रही है विदाउट मनी, तो इसको कहेंगे बार्टर सिस्टम, जिसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड्स एक एसेंशियल फीचर होगा। ठीक है, जिसमें दोनों पार्टी को एग्री करना पड़ेगा। In contrast, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of wants. लेकिन अगर इसी का उल्टा देखें तो इकोनॉमी जो है उसमें पैसों का यूज़ होता है, मनी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब क्रूशल रोल प्ले करती है। ठीक है, और ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो सिचुएशन है इसको एलिमिनेट करती है, यानी कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पैसों के बदले हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि यार हमें तो ऐसा इंसान चाहिए जिसको हमारा भी सामान चाहिए हो बदले में हमें उसका। ठीक है, पैसों से हम कोई भी सामान ले सकते हैं। इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चरर टू लुक फॉर अ फार्मर हु विल बाय हिज शू एट द सेम टाइम सेल हिम व्हीट। ठीक है, ये यहाँ पर यही बोला है कि ऐसे जो शू मैन्युफैक्चरर है उसको कोई अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसे ऐसा फार्मर ढूंढना हो जिसे उसकी शू भी चाहिए हो और अपना व्हीट भी बेचना हो। ठीक है, क्योंकि पैसों से हम जो है कुछ भी खरीद सकते हैं, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, एज ही हैज़ टू डू इज़ टू फाइंड अ बायर फॉर हिज शूज़। बस एक ही काम करना होगा कि उसे एक बायर ढूंढना होगा अपने शूज़ के लिए। ठीक है, और फिर पैसे के बदले सब हो जाएगा एक्सचेंज। Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market. एक बार वो शूज़ के बदले पैसे ले लेता है तो वो कोई भी चीज़ जो है गेहूँ हो, कपड़े हो, कोई भी चीज़ है वो पैसों के बदले ले सकता है। Since money acts as an intermediate in the exchange process, इसलिए मनी जो है एक एज अ इंटरमीडिएट जो है एक्ट करती है, एज अ इंटरमीडिएट एक्सचेंज की जो प्रोसेस है उसमें, इसलिए मनी को जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। ठीक है, तो मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो जो पैसे की जो नई नई मॉडर्न फॉर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वी हैव सीन दैट मनी इज़ समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शन।
हमने पढ़ लिया कि जो पैसा है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो ट्रांजैक्शन, जो लेन देन की प्रोसेस है उसमें। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉज यूज्ड एज मनी। लेकिन जब कॉइन्स का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, कॉइन्स इन्वेंट नहीं हुए थे, तो पहले के ज़माने में एज आ मनी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती थी। फॉर एग्जाम्पल, सिंस द वेरी अर्ली एजेस इंडियन यूज ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी। बहुत पहले के टाइम में जो इंडियंस हैं वो जो कैटल्स हैं या फिर जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, उनको एज अ मनी यूज़ करते थे चीज़ों के बदले, ठीक है। देयर आफ्टर केम द यूज़ ऑफ मेटेलिक कॉइन्स, और उसके बाद जो है मेटेलिक कॉइन्स का यूज़ होने लगा एज मनी। फिर उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स का यूज़ होने लगा, ठीक है। अ फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी, और ये फेज़ जो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन का लास्ट सेंचुरी तक चला। अब करेंसी आ गई थी, तो करेंसी के बारे में पढ़ते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। अब जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है उसमें करेंसी आती है, यानी कि पेपर नोट्स, कॉइन्स आते हैं। अब हम पेपर नोट, कॉइन्स के बदले तो सब कुछ जो है एक्सचेंज करते हैं इस करेंसी के बदले। अब ऐसे थोड़ी हम ग्रेन्स के बदले कोई चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं दुकान पे जाके, नहीं। पेपर नोट्स, कॉइन्स, करेंसी से हम जो है चीज़ें हम जो है एक्सचेंज करते हैं। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है करेंसी। Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper. पहले और जो जैसे पहले की तरह जो प्रीशियस मेटल का यूज़ होता था एज अ मनी, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सब का यूज़ होता था एज मनी, ठीक है, ये जो प्रीशियस मेटल है। बट आज के ज़माने में प्रीशियस मेटल का यूज़ नहीं होता एज मनी। अब तो पेपर नोट्स, कॉइन, इनका यूज़ होता है। एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज़, और ना ही वो जो ग्रेन और कैटल है उनकी तरह डेली यूज़ आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे पहले के टाइम में जो ग्रेन और कैटल है उनको पैसों की तरह तो यूज़ किया जाता था, बट डेली लाइफ में भी उनका यूज़ आता था, ठीक है। और जो प्रीशियस मेटल है जिनका पहले पैसों की तरह यूज़ किया जाता था, वो प्रीशियस तो थे तो उनको वैसे भी बेच सकते थे और पैसों की तरह तो यूज़ होते थे। लेकिन जो आज की मॉडर्न करेंसी है इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन। उसका सिर्फ उसी का एक ही यूज़ है एक्सचेंज प्रोसेस में, ट्रांजेक्शन में। ऐसा नहीं है कि वो पेपर की चीज़ है तो उस पर लिख लिया या प्लेन बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ पैसों की तरह ही यूज़ होती है, ठीक है। पहले के टाइम पे नहीं कि ग्रेन और कैटल की तरह डेली लाइफ में भी यूज़ होगी और पैसों की तरह भी यूज़ कर लिया। देन वाई इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसों को अब कह रहे हैं कि पैसों का सिर्फ एक ही उसका जो है रोल होता है कि एक्सचेंज प्रोसेस, वो डेली लाइफ में भी यूज़ नहीं आ सकती, ठीक है। उसका सिर्फ एक ही काम होता है एक्सचेंज प्रोसेस में, ठीक है, कि वो एक्सचेंज करे चीज़ों को, उसका कोई भी और एक्स्ट्रा काम नहीं होता, ठीक है। तो इतना कम उसका यूज़ है, सिर्फ एक ही यूज़ है, फिर भी उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों जो है एक्सेप्ट किया गया। इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज़ ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इसको इसलिए एक्सेप्ट किया गया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्योंकि जो करेंसी है उसको जो गवर्नमेंट है कंट्री की वो ऑथराइज करती है कि हाँ इसका यूज़ होगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट है कंट्री की उसने। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इंडिया में जो रिजर्व बैंक है इंडिया की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, RBI, वो जो है इशू करती है करेंसी नोट्स, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। और जो है जैसे कि इंडियन लॉ है, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है इशू नहीं कर सकती करेंसी, ठीक है, नहीं बना सकती। मोर ओवर द लॉ लीगलाइजेज द यूज़ ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैनॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। और जो लॉ है वो ये भी बोलता है कि जो रुपीज़ का जो यूज़ है वो एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट होगा और उसको कोई भी मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं लूँगा इसको, इस चीज़ के बदले में मुझे कुछ और दो। वही रुपये का ही यूज़ होगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन में, इंडिया जो है ट्रांजैक्शंस में इंडिया में। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। और कोई भी इंडिविजुअल जो है इंडिया में मना नहीं कर सकता, अगर हम उसको जो है रुपीज़ में पेमेंट करते हैं तो वो उसको मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं लूँगा, ठीक है, वही चलेगा, उसी में ही लेना होगा। हैंस द रुपीज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और इसीलिए रुपी को जो है एक्सेप्ट किया गया, वाइडली एक्सेप्ट किया गया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आते हैं डिपॉजिट्स विद बैंक, लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनाना चाहती, ठीक है, तो इसीलिए 12 मिनट की शायद ऑलरेडी बन गई है, इसीलिए इतना इनफ है। तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो है बाकी का पार्ट 2 में मिलेगा। सब्सक्राइब एनीवेयर डोर।